ये तो बल्ब हम कहाँ रखा हुआ है? अजय भैया रेडी हैं? हाँ भैया। हेलो, लाइव पे हैं हम इस समय। अच्छा। आप देखिए जरा। जय गुरुदेव अजय भैया। जय गुरुदेव भैया। आज की चौपाल में हमारे साथ अजय भैया छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने नक्सल बेल्ट में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए एक आदर्श स्थिति उपस्थित की है, उनके बीच में सेवा करके। और आज की चौपाल में हम उनका हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। उनके बीच में सेवा करके अजय भैया, हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट का वेट करते हैं। अपने जो साथी, हमारे युवाचार, जो टीचर्स, जो दर्शक अपने साथ जुड़ रहे हैं। देखो भैया। तो अजय भैया, आपके साथ आज बातें करके आज चौपाल में बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। हमारे बहुत सारे जो गांव में काम करने वाले लोग हैं, ये शुरुआत जो हुआ है कर्मयोग समागम के माध्यम से चौपाल का, इसके माध्यम से बहुत सारे युवा प्रेरित हो रहे हैं और बहुत सारे युवा के लिए आदर्श उपस्थित हो रहा है। तो आपके, हम जैसा कि प्रश्न पूछा जाता है, तो हम चाहेंगे कि आपकी यात्रा आर्ट ऑफ लिविंग में इस YLTP के दौरान कब शुरू हुई? भैया, ये जीवन का मेरा जो मैं कहता हूँ कि सबसे जो स्वर्णिम दिन रहा है, वो वर्ष 2001 में भैया 9 अप्रैल का रहा है। वैसे उससे मैं पहले जनवरी माह में मेरा कोर्स होना था। और मैं थोड़ा सा इसके पीछे और जानना चाहूँगा बालकृष्ण भैया, क्या है कि एक समाचार पत्र में मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू पढ़ा, और उसमें हर 2-3 पंक्ति के बाद उन्होंने गुरु जी का नाम लिया। कुछ भी विषय का उत्तर में गुरु जी का नाम बार बार आता था। मैं गुरु जी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मेरे पास थी नहीं उससे पहले। और कुछ दिन बाद समाचार पत्र में पुनः मैं पढ़ा कि अंबिकापुर शहर में आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स, जिसके संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी हैं, होने जा रहा है। मैं बहुत खुश हुआ कि वाह, ये तो वही है जो मैं कुछ दिन पहले पढ़ा हूँ। मैं वहाँ पहुंचा कोर्स के लिए। पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोर्स होना था और सवेरे 6 बजे का समय था। समय से पहले हम लोग पहुंच गए। काफी और साथी भी आए थे। वहां पर सबको देख के खुशी हुई। और 7 बज गया, 8 बजे, लेकिन शिक्षक नहीं आ पाए। असल उसमें अपने प्रदेश में कोई शिक्षक थे नहीं।
गुजरात से शिक्षक आते थे और चूंकि मार्ग बहुत खराब था तो बस बहुत विलम्ब हो गई। जो बस सवेरे 4 बजे पहुंचनी थी वो उस दिन दोपहर में आई। के जो आयोजक थे उन्होंने कहा कि आप आज का कोर्स नहीं हो पाएगा, आगे जब भी होगा सूचना दी जाएगी। चले गए अपने ड्यूटी में चले गए। बाद चला कि दोपहर में बस आई और दीदी आई, कोर्स हुआ। एक छोटा ही बैच किए, 12 लोग ही किए, हम नहीं कर पाए। 3 महीने बाद पुनः मौका मिला और मैं बेसिक कोर्स कर सका भैया। इस प्रकार से आर्ट ऑफ लिविंग मेरी ये शुरुआत हुई और कोर्स के पहले दिन ही सेवा से लग गए, क्योंकि एक स्वभाव में पहले से था। पहले दिन ही जाकर दरी बिछाना, सब कुछ करना, बाद शिक्षक के आने से पहले सब कुछ अपडेट करना। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन, तीसरा दिन लॉन्ग क्रिया हुआ। उसके बाद जो हमारे शिक्षक थे आदरणीय त्रिपाठी भैया, आपका जो है सबसे पसंदीदा और यादगार पल गुरुदेव के साथ? तो बहुत सारे हैं भैया, बहुत से अवसर हैं ऐसे जिसके उनमें से किसी एक को छांटना बाकी के साथ अन्याय सा होगा, किंतु समय की एक मर्यादा है। मैं घटना का विशेष जिक्र करना चाहूंगा भैया। वर्ष 2003 में हम लोग बेल पहाड़ गए थे, उड़ीसा। गुरुजी आए हुए थे। कार्यक्रम के बाद वहाँ गुरुजी से मिलने का हुआ। हम लोगों ने खबर किया, गुरुजी तत्काल सरवैया के नाम पे गुरुजी का हमेशा रहता है, तत्काल मौका देते हैं। रॉयल्टी पे सुनने के बाद तो कहिए मत। गुरुजी ने मौका दिया, हम लोग गए, गुरुजी से मिले और गुरुजी ने वहाँ कुछ बातें की जिसमें से एक बात दिल को बहुत दिल तक लगी हुई। गुरुजी बोले, आप लोग तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के हैं और अभी तो वहाँ बहुत चरम पे है नक्सल। आप लोग उनके बीच में जाइए और ज्यादा काम कीजिए, आपको काम करने के लिए और थोड़ा अंदर बढ़िए और उनको हमारा संदेश बताइए। और वो जो गुरुजी के शब्द थे भैया, गुरुजी ने कहा कि उनसे कहिए कि जो वो कर चाहते हैं वही हम भी करना चाहते हैं। वो भी समाज में बदलाव लेके आना चाहते हैं, हम भी समाज में बदलाव लेके आना चाहते हैं। हाँ, मार्ग जरा अलग है, तरीका जरा अलग है। उनका हिंसा का है, हमारा प्रेम का है। जाकर उनको बोलिए, आपकी ऊर्जा और हमारी ऊर्जा जब दोनों साथ में मिलेगी तो एक बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा और जो बदलाव आप चाहते हैं वो हो पाएगा। और बालकृष्ण भैया, बस वहां से आना था। अगले दिन जो हमारे सरगुजा और झारखंड का जो सरहदी क्षेत्र है, वहां से खबर आ गया कि भैया आप लोग ये कोर्स हमारे यहाँ कीजिए। और पूरा घोर नक्सली क्षेत्र का है भैया। नहीं समझिए कि बिल्कुल गुरुजी ने व्यवस्थाएं पहले से ही कर दी। हम लोग गए, 62 का वाइल्ड टीपी भैया 3 दिन के अंदर वहां आयोजित हो गया। ऐसी जगह जहां पर कि शाम को 5 बजे के बाद लाइट बंद करना अनिवार्य था। नक्सलियों का पूरा था, कोई 5 बजे बाद किसी घर लाइट जलेगा नहीं। सवेरे 7 बजे से लेकर रात और शाम को 5 बजे के बीच में ही आवागमन, बाकी समय कोई आवागमन भी नहीं। तो बहुत सी ऐसी चीजें थी। कोर्स हुआ, बहुत ही शानदार हुआ। और उस कोर्स में जो अधिकतम लोग थे वो उन्हीं परिवारों से थे जो भविष्य में उसी राह को अपनाते। कोर्स के समापन के दिन पूर्व हम सामरी पार्ट में थे, क्योंकि अगले कोर्स की भी तैयारी उसी समय हम लोगों ने प्रारंभ कर दी। तो उस समय एक थे भैया का नाम यहाँ पे लेना नहीं चाहूंगा मैं, वो मिले और वो बोले कि भैया हम तो इस कोर्स को कर नहीं पाए, मेरा छोटा भाई कोर्स कर रहा है, मुझे तो शूट एट साइट का ऑर्डर हुआ है, मैं नहीं कर पाऊंगा, किंतु आपने मेरे भाई का जीवन बदल दिया और अगर कभी मौका मिले हम लोगों की तरफ भी आप जरूर आकर के अंदर कहीं अगर कर सकते हो तो इस काम कोर्स को जरूर करवाइए। मैं तो जरूर भैया। और इस प्रकार जो शुरू हुआ भैया वाईटीपी का एक दूसरा, वाईटीपी पहले से चल रहा था, 2001 से ही वाईटीपी हम लोग अपने क्षेत्र में जोन में प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन वाईटीपी नक्सली बंधुओं के बीच में उनके परिवार के लोगों को ला करके ताकि वो भटकने से बच सकें, ये जो था अवसर गुरुजी के साथ मिलने का, और जिससे एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव हमारे सरगुजा अंचल में हो सका, ये अविस्मरणीय। हाँ बालकृष्ण भैया,
अरे भैया, जैसे कि आप टीचर बनने के पहले भी काफी सेवा में लगे थे, और तो टीचर बनने की यात्रा आपकी कैसे शुरू हुई? कब आपके मन में आया कि अभी मुझे टीचर बनने के लिए जाना है? ये भैया कोर्स के आखिरी दिन ही जब ईगो प्रोसेस वगैरह होता है वो सब पूरा पूरा हो गया, तो जो हमारे शिक्षक थे भैया, उन्होंने अंतिम में एक प्रश्न किया कि आप लोग में से कौन कौन से लोग आगे सेवा शिक्षक के रूप में देना चाहते हैं, और अनायास ही अपना हाथ खड़ा हो गया, बिल्कुल स्वफुर्त। तो भैया की नजर में तब से भी थे कि ये लोग चाहते हैं आगे बढ़ना इस क्षेत्र में, और बिल्कुल अगले 3 माह के अंदर BSN कोर्स हो गया, एडवांस कोर्स हो गया, सेवा का काम चलते रहा, और फिर TTC फेज 1 वर्ष 2003 में करने का अवसर प्राप्त हुआ भैया। और TTC फेज 1 के बाद फिर सेवाएं निरंतर चलती रहीं। और फेज 1 की एक घटना आपको जरूर बताना चाहूंगा भैया कि उस समय जो ओल्ड मेडिटेशन सेंटर था, तो नवचेतना शिविर का जो मैनुअल है वहां हमको मिला था। वो भी एक जीवन का एक अमूल्य दिन था कि जहां पर हम सेवक ग्रुप में व्यासपीठ की ओर व्यासपीठ में बैठ करके लोगों से बात करने का, गुरु जी के ज्ञान और सिल्वर जुबली कार्यक्रम में भी आपने सेवा दिया था जी? हाँ सॉरी, फिर से प्रश्न करेंगे? हेलो, हेलो, हाँ बालकृष्ण जी, आप सुन पा रहे हैं मुझको? हाँ बालकृष्ण भैया, हमने कहा कि TTC करने के पहले सिल्वर जुबली में भी आपने सेवा किया था ना? हाँ 2003 से देखिए, सेवा तो ये बताने कोर्स, बेसिक कोर्स करने के पहले से सेवा प्रारंभ हो गया, और ये लगातार चलता रहा। जब सिल्वर जुबली हुआ, हाँ, एकदम सुन रहे हैं। अपने क्षेत्र के बहुत सारे युवाचार साथियों के साथ बेंगलोर में जाकर के सेवा देने का अवसर मिला, और ये सेवाएं निरंतर चलती रही, निरंतर ही चलती रही। और शिक्षक बनने के बाद ही था, देखिए शिक्षक बनने की भी एक कहानी बहुत मैं कहूँ बहुत ही रोमांचक है। क्योंकि मैं शासकीय सेवा में था, और एक विशेष अभियान में हम लोगों की सेवाएं लगी हुई थी। इसी बीच हमारे जो तत्कालीन STC थे, उनका फोन आता है कि परसों से TTC है और आपको उत्तर काशी जाना है, और अब समय नहीं है, आप आज ही निकलिए। मैं वहां से आया, अपने अधिकारीगण से पूछा, वो लोग बिल्कुल बोले आप तत्काल जाइए, इतना अच्छा अवसर, और अगर अनुमति नहीं मिलता तब भी मैं जाता, स्थितियां तो ऐसी थी। लेकिन वहां से अनुमति हो गई और मैं गया। काफी रोमांचक यात्रा रही भैया। जब काशी पहुंचे और ट्रेन का कुछ था नहीं कि क्लियर कौन सी ट्रेन जाएगी कैसा, तुम सीधे स्टेशन पे जाकर के अंदर ही घुस गए। इंक्वायरी में बहुत भीड़ था। अंदर जाने के बाद हम TTC से पूछे कि भी हमको हरिद्वार जाना है, वहां के लिए कोई ट्रेन। तब उनका कहना था कि सामने जो एक ट्रेन खड़ी है अकाल तख्त, ये जा रही है हरिद्वार के, लेकिन हरिद्वार के बगल से 20 किलोमीटर दूर से निकलेगी, तो आप इसमें चढ़िए, और आप टिकट लेने का भी आपके पास समय नहीं है, आप तत्काल चढ़िए और TTC से मिल लीजिएगा। जाके चढ़ गए ट्रेन में बिना टिकट के, TTC जी से मिले, उनको बताया अपनी स्थिति की ऐसी ऐसी बातें हैं। बोले कि आप बैठिए, उन्होंने अपना सीट उन्होंने दिया कि आप जाइए वहां बैठिए, मैं बाद में आता हूँ, आपसे टिकट वगैरह का करता हूँ। देर रात को आए, उन्होंने टिकट काटा, बहुत न्यूनतम पेनाल्टी भी ली, और भोर में ही लगभग 5 बजे मैं वहां पहुंच गया, जहां पर कि उस यात्रा में कम से कम उसको 10 बजता, यानी अगर मैं किसी अन्य ट्रेन से उसके बाद वाली ट्रेन से आता तो मैं पहुंचा ऋषिकेश आश्रम, और वहां से आना था उत्तर काशी। लेकिन फिर वहां यहाँ पे हुआ कि नहीं, अब प्रोग्राम चेंज हो गया है और उत्तर काशी में होकर के ऋषिकेश में ही होने जा रहा है। और हम लोग का TTC प्रारंभ हुआ आदरणीय भरत भैया के सानिध्य में। और TTC के बाद जो है आप सेवा के लिए बिहार गए थे जी, तो बिहार में उस समय क्या बाढ़ आई हुई थी क्या? नहीं, बाढ़ वो कोसी वाली घटना तो इसके पहले की है भैया। ये
बिहार जब जाने का हुआ तो मुझे सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि जो हम लोग टीटीसी का जो आखिरी दिन था 30 मई था, गुरुजी जर्मनी में थे, और फिर गुरुजी का भरत भैया ने सबसे स्काइप के माध्यम से बात कराया। गुरुजी बोले कि आप लोग भरत भैया से ही आप लोग मेनू ले लीजिए, मैं अभी 2 दिन बाद आऊंगा। हम सब साथियों ने कहा कि गुरुजी आप जब आएंगे तभी हम लोग आपके हाथ से लेना चाहेंगे। उससे भरत भैया भी हम सबके समान, लेकिन आपके हाथ से नाम चाहेंगे हम सब। भरत भैया खूब हंसे। हम लोग वेट किए 2 दिन। गुरुजी आए तीसरे दिन 3 जून को। गुरुजी के कर कमलों से मिला प्रसाद, और वहीं पर गुरुजी चर्चा करते बोले कि आप लोगों में से कुछ लोग कौन कौन से लोग हैं जो बिहार में सेवा देने जाना चाहेंगे। गुरुजी का कहना था कि फिर से हाथ ऊपर था, गुरुजी जाना चाहेंगे, और तत्काल फिर बिहार के लिए पूरी कार्य योजना बन गई और फिर बिहार गए। गुरुजी का दिसंबर 2006 में ही वहां कार्यक्रम था आने का पटना में। उसकी पूर्व की तैयारी के लिए सब जानता, सब जगह काम करना था। तो वहां जाने के बाद वहां के जो स्टेट प्रमुख लोग थे उन्होंने मेरी सेवाएं जहानाबाद, मुंगेर, ऐसे ऐसे जगहों पर दिए जहां पर काम करने में आनंद आ गया, कह सकते हैं आनंद आ गया। इतना कुछ सीखने को मिला वहां पर, ऐसी ऐसी परिस्थितियां थी। और चूंकि आप जानते हैं बिहार यूपी के लोग बौद्धिक रूप से बहुत आतुर लोग भी होते हैं, बहुत जिज्ञासु लोग भी होते हैं। वहां काम करने का एक अलग ही आनंद आया। जहानाबाद की एक घटना आपको बताना चाहूंगा भैया। जी जी जी। वहां पर मैं जिस गांव में रुका था, तो वहां को वॉलंटियर अगले दिन से कोर्स साथ शाम को मैं वॉलंटियर साथ घूम रहा था, तो वो बोले कि भैया ये जो बगल का जो घर है ना, ये गुरुजी ने इनको इस मकान का चाबी दिया, एक आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा बनवाया हुआ मकान है। मैं कहा वाह, मैं चलूंगा इस घर में। मैं गया वहां पर, तो वहां एक दिव्यांग थे भैया, दोनों नेत्र नहीं थे उनके, और उनसे बातचीत हुआ, वो बहुत खुश हुए, परिचय वगैरह हुआ। फिर उन्होंने कहा कि आप कोर्स लेने आए हैं? मैं कहा हाँ। तो बोले कि आपके गुरुजी तो मुझको इतना बड़ा चीज दे दिया, मकान दे दिया, लेकिन मुझको यहाँ के लोग कोर्स नहीं दे पा रहे हैं मुफ्त में। मैं कहा कैसे? बोले पहले भी एक कोर्स हुआ था यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर में, वहां भी भगवानगंज करके जगह। बोले वहां में जाना चाहते कोर्स के, लेकिन वहां बोले कि नहीं अभी नहीं हो पाएगा, हमको अनुमति लेना पड़ेगा। आप कर पाएंगे क्या? मैं कहा बिल्कुल, आप कल से आइए और आपको कोई शुल्क नहीं लिया, आप जरूर कोर्स कीजिए। और भैया वो जो दिव्यांग थे जिनको बिल्कुल दिखना था, मुझको एक बार भी उनको हाथ पकड़ करके कोई भी प्राणायाम वगैरह कुछ सिखाने का अवसर नहीं मिला। जो कहते थे पूरा 100% तो वैसे ही पालन करते थे, और बहुत ही शानदार उनका कोर्स रहा बाकी सब साथियों के साथ। एक बहुत ही अद्भुत अवसर था ये। ऐसे लोग जो पहले सनलाइट या मूनलाइट के क्षेत्रों में काम किए हुए लोग थे, ऐसे दोनों पक्षों के साथ वहां पर कोर्स करने का अलग अलग मौका मिला। तो एक बहुत ही सीखने का अवसर था बिहार का यात्रा। अजय भैया, जैसे होता है कि युवाओं को चुनौती लेना पड़ता है, तो पारिवारिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। क्या आपके सामने भी ऐसी चुनौती आई क्या कि जब आप फुल टाइम हुए इसमें आर्ट ऑफ लिविंग में, तो परिवार का भी विरोध झेलना पड़ा है आपको? भैया देखिए, मैं अपने परिवार का बहुत दुलारा रहा हूँ, क्योंकि छोटा लड़का और बाकी जो बड़े भाई लोग सब बाहर दूर दूर, ऐसी स्थिति में और सेवा शासकीय सेवा में भी काफी व्यस्तता, फिर आर्ट ऑफ लिविंग में आया तो डूब करके यहाँ भी मस्त सब लगे रहे। तो घर वालों को शुरू में लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चल करके साधु महात्मा या किसी और क्षेत्र में चल जाएगा, ये पलायन तो नहीं कर जाएगा। निश्चित रूप से माँ पिता के मन में ये बातें, माई बाबू जी के मन में ये बातें उत्पन्न हुई थी, और बहुत से हमारे रिश्तेदार लोगों ने भी ये सब चीजें आकर उनको कहीं देखिए रोकिए इनको। लेकिन गुरु कृपा और वंश वृक्ष का आशीर्वाद कि ऐसा हुआ नहीं। मेरे बाबू जी तैयार हो गए बहुत जल्दी कोर्स करने के लिए। बाबू जी कोर्स किए, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर मेरी माई कोर्स की, बोले वाह तो बहुत बढ़िया बात है, और फिर कभी भी उन्होंने मना किया नहीं। फिर मेरी जो धर्म पत्नी है वो भी पहले कोर्स कर ली थी, मेरे जस्ट बाद वो कोर्स कर ली थी, तो उनका पूरा सहयोग रहा, बच्चों का सहयोग रहा। तो निस्संदेह प्रारंभिक दिनों में ऐसा लोगों को लगा कि ये कहीं इसी राह में खुद से चला जाएगा, लेकिन गुरु कृपा से पहले से ज्यादा पारिवारिक, सामाजिक, रिश्तेदार या जितने भी जिम्मेदारियां थी भैया कई गुना आगे बढ़कर लेते गए, तो परिवार का भरपूर फिर सहयोग मिलने लगा। और फुल टाइमर के बारे में अगर बोलना चाहूंगा आपको बालकृष्ण भैया, कि
डे 1 से ही अपन फुल टाइमर रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग में, प्रथम दिन से ही। अब जब देखते हैं कि फुल टाइमर कहते किसको हैं, तो हमको लगता है तो हम तो पहले दिन से ही फुल टाइमर ही हैं। और शिक्षक बनने के बाद स्थितियां ऐसी ही रही भैया। मैं शासकीय जॉब में था, पार्ट टाइम टीचर ही था ऑन पेपर, लेकिन मैंने हमेशा फुल टाइम टीचर्स के साथ ही TRM किया। कभी मेरा वहां नाम नहीं लिखा था, लेकिन हमेशा आश्रम से मुझको उसमें आमंत्रित किया जाता था, हमेशा फुल टाइमर्स में ही रहा वैसे। और मैं गुरुजी से बहुत वर्षों पहले से पूछ रहा था, मैं गुरुजी से वर्ष 2008 से ही प्रश्न करता था, गुरुजी मैं त्याग पत्र दे करके फुल टाइम सेवा करने जाता हूँ। गुरुजी कई बार शायद सुन के अनसुना कर देते थे, कभी मुस्कुरा देते थे और मुझको इसका जवाब मिलता नहीं था। वर्ष 2017 में गुरुजी देवघर आए थे झारखंड में। वहां गुरुजी का जहां रात्रि में भोजन था, वहां सेवा करने का मुख्य जिम्मा मुझको मिल गया, व्यवस्था देखने का सब गुरु कृपा थी। और वहीं पर फिर मुझने पुनः गुरुजी से कहा कि गुरुजी बहुत साल हो गए मुझको शासकीय सेवा करते हुए, अब मैं चाहता हूँ पूर्णकालिक मैं आर्ट ऑफ लिविंग में ही काम करूँ। गुरुजी ने मुझसे कुछ प्रश्न किए, मैंने बताया और गुरुजी देखते रहे और फिर मुस्कुरा बोले रिजाइन कर दो, आ जाओ फुल टाइमर हो जाओ। और वहां से आया भी और अगले दिन मैंने त्याग कर दे दिया। सबसे पहला YLTP आपने कब लिया? 2006 में। शिक्षक बनने के 3 माह बाद ही मेरा पहला YLTP वही इंदौर में मैंने लिया, पहला YLTP मध्य प्रदेश में। तो उसका कुछ अनुभव? वो चाहे वो YLTP ऑर्गेनाइज जो हुआ भी है, उसमें बहुत सारी रूरल ग्रामीण अंचल के बहुत लड़के थे नहीं, बिल्कुल कस्बाई क्षेत्र या नगर क्षेत्र के ही लड़के थे, लेकिन उनके अंदर गांव में काम करने की बहुत ललक थी। और उसमें से बहुत से ऐसे बच्चे थे जो कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से निकले हुए थे, तो बिल्कुल नई सोच के भी साथ भी थे। और उनमें से अधिकतर बच्चे अब शिक्षक बन गए। उस YLTP के अधिकतर बच्चे अब शिक्षक हो गए हैं भैया। एक और आनंद आया कि वो लगातार इस पथ पे लगे रहे। तो बहुत ही युवाओं के लिए एक स्कोप खोलने की बात है कि जो भी युवा अगर YLTP से जुड़ रहे हैं तो उनके जीवन में एक अवसर है कि वो आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़ के अपना जो है जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। भैया आपके साथ एक घटना है पावर प्लांट की, याद है आपको? हाँ भैया, ये जिंदल और तमनार इसके आसपास के कई पावर प्लांट उसमें बने थे भैया। और जिंदल प्लांट के सभी कर्मचारियों को हैप्पीनेस कराने का आश्रम से MOU हुआ था, सब वहाँ कोर्सेज चल रहे थे। इसी बीच में कई गांव के लोग वहाँ के पावर प्लांट का विरोध करना प्रारंभ कर दिए और ऐसी स्थिति आ गई कि विशेषकर तमनार और आसपास क्षेत्र में कि गांव के लोग कोयला खदान पे रोक, सब पे रोक, पानी ले आने पे सब पे रोक लगाना प्रारंभ कर दिए। तो वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने उनसे चर्चाएं हुई, वो बोले कि आप क्या उन गाँव में काम करेंगे? लेकिन बिल्कुल, हमारे गुरुजी तो विश्व स्तर पर समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं, बड़े बड़े इन्होंने काम किए। हम बोले हम लोग उनके सेवक हैं, गुरु के पास निश्चित रूप से हम लोग भी सफल होंगे। और बालकृष्ण भैया प्रत्येक दिन 5 नवचेतना शिविर भैया, समझ लीजिए आप, सवेरे 6 बजे से लेकर के रात को 8-9 बजे वापस आता था अपने जहां रुका हुआ था। बीच में मेरा टिफिन अलग आता था। वहां के अधिकारी लोग मुझको गांव के बाहर छोड़ते थे क्योंकि उन लोगों का गांव के भीतर जाना उसमें ठीक नहीं था, जैसे उनके खिलाफ वहां वातावरण बना हुआ था। और वहां रह करके जो सेवाएं हुई भैया, जो शिविर का रिजल्ट रहा, लोगों को नवचेतना शिविर के माध्यम से ही हैप्पीनेस, नवचेतना शिविर के माध्यम से ही गाँव के लोगों में इतना बदलाव आया। फिर उनसे जो प्रश्नोत्तर हुए, गुरु जी की जो बातें हुई और उनके विकास से संबंधित सब चीजें हुई और स्थितियां ऐसी बदल गई कि लगभग 1 माह के भीतर ही वो सारे गांव में जो आंदोलन पहले हुआ करते थे सब के सब धीरे बिल्कुल शांत हो गए और एक बहुत ही अच्छा वातावरण बना। भैया आपने ट्राइबल स्कूल के लिए भी काफी काम किया है, तो उसका अनुभव साझा करेंगे? हाँ, जो चल रहा है वो लगातार टिल लास्ट ब्रेथ, शिक्षा से बढ़कर इस दुनिया में कुछ है नहीं भैया। हुआ है कि 2008 में YLTP का मीट हुआ आश्रम में और एक बहुत ही बढ़िया था क्योंकि वहां पर 3 दिन में अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ आए हुए थे। जो शिक्षा के क्षेत्र में चाहते हो वहां जाकर अटेंड करें, जो कृषि के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में
तो मैंने शिक्षा के क्षेत्र के का जो सेमिनार था, वर्कशॉप था, उसको अटेंड किया गया। वहीं से मुझको लगा, दूसरे दिन उन्होंने कहा, आप में से कौन कौन चाहते हैं अपने क्षेत्र में स्कूल प्रारंभ करना, श्री श्री ज्ञान मंदिर। एज ऑलवेज या फिर से हाथ खड़ा हुआ, हम चाहेंगे अपने यहाँ प्रारंभ करना। और मैं वहीं से अपने साथियों से यहाँ बात किया कि भाई यहाँ पर हमने कहा है और हम लोगों को अब स्कूल प्रारंभ करना है। और देखिए गुरु जी की कृपा यही है भैया, वहां पर हम लोग 1 सप्ताह थे, इसी बीच में मेरा प्रमोशन भी हुआ विभागीय। प्रमोशन होने पर काउंसलिंग था कि पोस्टिंग कहाँ की जाए, तो चूंकि अधिकारी जो थे हमारे, उन्होंने भी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था और मुझे ही मौका मिला था उनका कोर्स लेने का। तो उन्होंने कहा मुझसे कि तिवारी आप कहाँ जाना चाहेंगे, कहाँ पोस्टिंग लेना है। मैं कहा सर, मैंने उनको एक गांव बताया पंपापुर। बोले कहाँ है, मैं कहा सर अंबिकापुर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। बोले इतना दूर क्यों जाएंगे आप पास में रहिए, क्योंकि संबंध अच्छे थे, उनको मालूम था कि अंबिकापुर रहने वाले हैं। मैं कहा नहीं सर, मेरे को वहां जाना है। बोले क्यों? बोले सर हम लोग एक स्कूल प्रारंभ करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि शासकीय तौर पर भी मेरा वही मुख्यालय हो और वहीं, ताकि हम बेहतर तरीके से सेवा दे सकें। और गुरु कृपा से यह तब से वहीं से आए, स्कूल वहां प्रारंभ हुआ। और मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए भैया कि आज वो मध्य भारत के सबसे बड़े श्री श्री ज्ञान मंदिर में से एक है। केजी 1 से 12वीं तक की कक्षाएं वहां लग रही हैं, शासन से सारी मान्यताएं प्राप्त हो गई हैं। और अभी इस वर्ष हम लोग वहां पर कृषि संकाय भी आरंभ करने जा रहे हैं। साथ ही साथ वो तो एक शुरुआत थी, उसके बाद चूंकि हमारे प्रदेश में बस्तर में ट्यूसगुड़ा में एक स्कूल हमसे अपने पंपापुर से पहले से प्रारंभ हो गया था, एक और सांकरा में खुला फिर। और अब स्थिति आज ये है कि 64 स्कूलें चल रही हैं अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश में, और जिसमें अधिकतम में हमारे आदिवासी बच्चों को, आदिवासी भाइयों के परिवार के बच्चों को शिक्षा मिल रहा है, और एक बेहतरीन शिक्षा। और साथ में इसमें ये कि जितने भी हमारे शिक्षक शिक्षिकागण हैं भैया, या इवन उसमें जो कुक खाना रसोइया हैं या प्यून हैं, 100% हमारे स्कूल में, जो पंपापुर जो स्कूल है, इसमें 100% युवाचार है। और बाकी जगह भी सिर्फ हमारे ट्यूसगुड़ा स्कूल है जहां पर कि हमारे 3 साथी ऐसे हैं जिन्होंने वाईडीपी नहीं किया है, और सांकरा में ऐसे हैं कुछ लोग जो वाईडीपी नहीं किया है। पूरा जो शिक्षकी अमला है या कोई भी अमला है, पूरा वाईडीपी किया है। इन सब के सब युवाचार है। एक और बहुत विशेष उल्लेखनीय बात, बहुत बढ़िया। बड़े पैमाने पे अगर देखा जाए या स्वयं में, ये वाईडीपी कैसे जो है हमारी वित्तीय स्थिति को, सामाजिक स्थिति को बदलाव करने में सहयोगी है, सहायक है। ये गुरु जी हमेशा बोलते हैं योग के साथ उद्योग, और युवा भारत यानी युवाओं का देश, विश्व में सबसे अधिक युवा अपने देश में हैं, 65% से अधिक। और यही जो वर्ग है जो हमेशा अर्थ की ओर, यानी आर्थिक क्षेत्र में बढ़ने का यही उम्र है, 18 साल से के आबादी लोग सोचते हैं। ऐसे समय में जब लोगों को अपना राह चुनने का एक रहता है कि मैं कहाँ जाऊं, और इस स्थिति में जबकि डिग्रियां लिए हुए करोड़ों करोड़ लोग पड़े हुए हैं, तो ऐसे समय में उनको कैसे एक बेहतर राह दिखाया जाए, उनके ऊर्जा का, उनके अंदर की क्षमता का सही उपयोग हो सके, तो वाईडीपी के माध्यम से संभव है गया। और गुरु जी के पास ये हुआ है। स्किल डेवलपमेंट आर्ट ऑफ लिविंग का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से रहा है। उसपे भी सरगुजा में हमारे सब साथियों के साथ मिलकर के हम लोगों ने प्रारंभ किया, जिसमें स्नाइडर कंपनी और गोदरेज कंपनी के साथ हमारा इलेक्ट्रीशियन, एसी फ्रिज, वॉशिंग मशीन और ब्यूटी कल्चर के लिए टाई अप हुआ। वहाँ सारे उपकरण आश्रम से उपलब्ध कराया गया और प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में सिर्फ 3 ही सेक्टर से, लेकिन उन तीनों में इतना बेहतर रिजल्ट रहा कि फिर शासकीय स्तर पर लोग, शासकीय अधिकारी हैं, वो आकर के देखे, बोले कि आप लोग इसको हमारे साथ मर्ज कीजिए। हमने आश्रम से बात की, आश्रम से बातें हुई, वहां से भैया आए ट्रस्टी, और आकर के फिर यहाँ साइन हुई जिला प्रशासन के साथ। और तभी फरवरी 2013 में छत्तीसगढ़ सरकार, देश का पहला सरकार
है जिसने स्किल डेवलपमेंट की योजना प्रारंभ की देश में पहला। और मुझे स्किल डेवलपमेंट सेंटर का प्रभारी बनाया गया एज ए असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में मेरी वहाँ प्रतिनियुक्ति हुई। और साथ में चूंकि हमारा एमओयू हो गया था जिला प्रशासन से, हमने अपने तीनों सेक्टर उठा करके वहीं पर शिफ्ट कर दिया। प्रशिक्षण चलता रहा बहुत ही बढ़िया। और इस बीच में गुरुजी गया आए थे, और जहां भी गुरुजी आते थे 350 किलोमीटर, हम लोग अपना एक रेंज मानते हैं सरगुजा के लोग, 350 किलोमीटर में गुरुजी जहां भी आएंगे हम लोग जाते हैं, वहां सेवाएं देते हैं। महीना भर पहले से गुरुजी जहां आने का है, बाकी सब है। गुरुजी वहां पर मिले आखिरी दिन और बोले कि अच्छा बताओ, हम लोग क्योंकि हमेशा गुरुजी बोलते गुरुजी आपको अंबिकापुर आना है। गुरुजी बोले अच्छा बताओ यहाँ से कितना दूर है? हम बोले गुरुजी लगभग 350 किलोमीटर। ओ बोले बस मेरा कार्यक्रम बनने वाला है, मैं छत्तीसगढ़ आने वाला हूँ और अंबिकापुर निश्चित समझो कि मैं आऊंगा ही। प्रदेश के प्रवास में गुरुजी के सभी कार्यक्रम सत्संग जगह जगह थे, कोई भी शासकीय कार्यक्रम कहीं था नहीं। हम लोग भाग्यशाली हैं कि अपने स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन करने का गुरुजी कर का मुझसे उद्घाटन फिर हुआ, एक नए भवन में स्थापित हुआ और गुरुजी ने वहां पर इसका उद्घाटन किया। और फिर तो कुछ कहना नहीं भैया, नए कई ट्रेड शुरू हुए, सिलाई मशीन का, कुकिंग का, मोटरसाइकिल मैकेनिक का, इलेक्ट्रिशियन, और ये बाकी 3 तो चल ही रहे थे। और इन सब चीजों में बहुत सारे हमारे जो आदिवासी क्षेत्र के विशेषकर, इसमें पूरा ग्रामीण लोगों के लिए था यह, चूंकि स्किल डेवलपमेंट जो कि आगे चल करके लाइवलीहुड कॉलेज के नाम से वो परिवर्तित हो गया। और वहां के जो बच्चे हैं उनको भी हम लोग YTP कराते थे, लेकिन लंबा YTP 1 माह का, क्योंकि न्यूनतम 120 घंटे से लेकर के 340 घंटे का कोर्स हुआ करता था अलग अलग ट्रेड का। इसमें हम लोग 1 महीने का उनको YTP, क्योंकि पूरा 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक उन लोगों का संबंधित प्रशिक्षण होता था, तो सवेरे कुछ समय और रात का काफी समय हम लोग उनके प्रशिक्षण लेते थे। और वो सब बच्चे, लड़के लड़कियां बहुत बढ़िया से निकले भैया, बहुत अच्छा से उन्होंने कोर्स किया। आज उसमें से अधिकतम अपने पैरों पे खड़े हैं, कहीं नौकर नहीं बने लोग, अधिकतम लोगों ने अपना खुद का व्यवसाय प्रारंभ किया। और बालकृष्ण भैया एक और विशेष बात कहना चाहूंगा कि देखिए कैसे योग से उद्योग की ओर बढ़ने का अर्थ नहीं कि हम सिर्फ इंडस्ट्री डाल के ही करें, छोटे पैमाने पे काम सीख करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप आश्रम जाते होंगे तो भी विशाखी मंडप में आसपास जाके जो लाइट साउंड में काम होता है, तो वहां जो माइक लेकर के और बाकी सिस्टम देखने के जो काम करते हैं ना, हरि यादव, वो भी अपने स्किल डेवलपमेंट के ही छात्र रहे भैया। जियो ने पहली बार वो ट्रेन में चढ़े थे और सीधे गए बेंगलोर। उनके घर के लोग इतने खुश थे, आज वो अपने घर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र में उनकी ख्याति होगी भैया कि गांव का लड़का निकल करके जाके बेंगलोर जैसे शहर में इतना काम कर रहा और इतना पैसे को बचत भी करके पूरा घर में लगा रहे हैं। अपनी बहन की शादी में लगाए, वो घर बनवाने में लगाए, साथ ही इलेक्ट्रिक का जो वहां काम देखे ओम प्रकाश जी, तो ऐसे बहुत से हमारे बीच में तो इसी थे लगभग हमारे 42 से 50 के बीच में हमारे छात्र साथी वहां पर सुमेरु रियल्टी में, पंचकर्मा में और सिक्योरिटी में, इन सब जगहों में पूरे यहीं के प्रशिक्षित बच्चे जाकर हमारे सेवा दे रहे थे। तो अर्थ के बिना जीवन अधूरा है, और युवाओं में जो निराशा है, अवसाद है, या बहुत अधिक आक्रोश है, इन दोनों के बीच में युवा अक्सर, और चूंकि ये ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ दुर्भाग्य से शराब बना के पीने का छूट दिया हुआ है वर्ग विशेष को, तो उसका बहुत दुष्प्रभाव हमारे यहाँ के युवाओं पर पड़ता है। ऐसे पैसे में ये हमारे साथी YTP के माध्यम से गुरु जी की कृपा से कोर्स करके जीवन को एक बेहतरीन आयाम देने में सफल होता है। भैया बहुत बढ़िया है, जो कि युवा अगर जुड़ जा रहे हैं और वो अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं हर एक व्यक्ति को जिम्मेदार हमें बनाना है, युवाओं को खासकर युवा शक्ति अगर हम बढ़ाते हैं। आपको कोई ऐसे युवा जो जुड़ने के बाद जिन्हें आप पे उनको गर्व हो, ऐसे कोई युवा, उनके बारे में अगर चर्चा करना चाहें, जिन्होंने YTP करने के बाद उनका जीवन पूरा बदल गया है और वो आप भी उनके ऊपर गर्व करते हैं? बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं एक अपने बहुत प्रिय साथी का नाम लेना चाहूंगा भैया, हुलेश्वर प्रजापति जी।
काफी उनको जब YTP कराने के लिए लेके आना हुआ, काफी वो आप एक दबंग छवि के लड़के थे कह सकते हैं, युवा थे और उनका एक अपना ग्रुप हुआ करता था और इन सब चीजों से काफी दूर थे। लेकिन आने के बाद जब वो धीरे धीरे इस पथ पे आगे बढ़ते गए, फिर आगे चल करके उन्होंने YTP के बाद बाकी कोर्सेज किए, शिक्षक बने, बहुत बढ़िया ढंग से कोर्स करना प्रारंभ किया, विवाह हुआ। सामान्यतः विवाह होने के बाद कोई व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ता, उनको लगता है कि अब तो मेरा लाइफ हो गया, अब जहां मैं हूं जैसे स्थिति में वैसे ही आगे बढ़ता हूँ। सामान्यतः ये मानसिकता होती है लोगों की। लेकिन उन्होंने एक नया लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। हम लोग के कहने पर फिर वो श्री यूनिवर्सिटी गए और वहां से जाकर के उन्होंने MA इन योगा मास्टर डिग्री उन्होंने हासिल की और आज स्थिति है कि एक अच्छे प्लांट में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, योग की सेवाएं दे रहे हैं, आसपास गांव में योग ले रहे हैं और एक अच्छे शिक्षक के रूप में लगातार वो कोर्सेज भी ले रहे हैं। तो ऐसे बहुत साथी हैं जिन पे अपने गर्व होता है। जब भी इनसे मिलते हैं या उनकी बातें सुनते हैं, उनके प्रज्ञा सुनते हैं तो लगता हुआ इन्होंने बेहतरीन काम किया अपने जीवन में। हाँ सर भैया आवाज नहीं आ रही। भैया आप जैसे गुरुजी के साथ इतने सालों से जुड़े हैं, कोई ऐसी घटना जो आपको याद आते ही आपका युवापन एकदम दिखाने लगते हैं, जोश भर जाता है, उत्साह भर जाता है, उमंग एकदम भर जाती है, कोई ऐसी घटना? देखिए बालकृष्ण भैया आप तो खुद YTP से जुड़े हुए हैं। देखिए जोश और होश का समन्वय ही YTP है। अगर जोश का अभाव है तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और हमारे जो हम सबके भगवान कहे, मैं तो भगवान ही है, गुरु जी, उनको जब भी देखते हैं, जब भी सुनते हैं तो पुनः वह अपना बाल्यावस्था, अपना किशोरावस्था बिल्कुल जीवंत उठता है और हर चीज फिर लगता है कि पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ। और कि गुरु कृपा से ऐसे साथियों का एक बहुत बड़ा विशाल समूह है, ऐसे वरिष्ठ हमारे जो शिक्षक गण हैं उनका भी स्नेह रहता है। तो हमेशा एक मस्ती के साथ, एक जोश के साथ हर काम को करने का, सबसे मिलने का और लगातार निरंतरता बनाए रखने का एक प्रेरणा मिलते रहता है भैया। और निसंदेह क्योंकि युवाओं के बीच में रहते हैं और युवा हैं युवा हैं, गुरु जी तो बोलते हैं बच्चे हैं, तो आप बच्चे ही मानिए, हम सब बच्चे ही हैं। ये समय जो है अभी लॉकडाउन का समय है और ऐसे में बहुत सारे जो है लोग प्लान करके आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर जो है आप देखते हैं, तो उसमें बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं और इनके जीवन में जो हमारे आ रहे हैं वापस लौट के अपने घर पे, अगर हम कहें इन्हें YTP क्यों करना चाहिए, YTP से कैसे जुड़ सकते हैं ये अपने जीवन को बनाने के लिए, तो आपके संदर्भ में क्या रहेगा? मैं बस यही कहना चाहूंगा। देखिए भारत कभी सोने की चिड़िया थी, वापस हो चुकी थी, इसलिए वापस हो सकती है। और जब थी तब कब थी? तो तब थी भारत सोने की चिड़िया, या तब रहा होगा जैसा हम लोगों ने पढ़ा है, जब लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, लोग अपने अपने जगह गांव में रह करके गांव संपन्न थे तो भारत का GDP दुनिया में एक विशिष्ट स्थान रखता था। लेकिन जब से गांव विपन्न हुआ, मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल विपन्न हो गया है, अभी भी बहुत कुछ है गांव में, लेकिन थोड़ा धारा उल्टी बहने लगी, गांव का सब कुछ शहर की ओर आकर्षित होने लगा और शहर आगे बढ़ता गया, गांव कहीं न कहीं पीछे की ओर। तो जो हमारे ग्रामीण भाई हैं जो बाहर जा के काम कर रहे हैं, उनको समझना होगा बिल्कुल बाहर जाना है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया हमारा है, हमको आगे बढ़ के जहां भी हमको मौका मिलता है हमको अपना बढ़ना है, करना है। लेकिन घर में रहकर, अपने गांव में रहकर के बहुत कुछ कर सकते हैं और वो सारी चीजें YTP एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहां आने के बाद उनको अपनी क्षमताएं
कि मैं क्या कर सकता हूँ, कितना कुछ मुझ में भरा हुआ है, सब कुछ क्षमता मुझ में है। सिर्फ एक मार्गदर्शक, एक दिशा निर्देशक व्यक्ति का, एक सही काउंसलर की आवश्यकता है, जो मुझे काउंसलिंग करके सही दिशा, सही निर्देश, कहाँ से मैं कैसा कर सकता हूँ, इन संसाधनों के बारे में बता सके और जीवन बेहतर हो सके। बालकृष्ण भैया, कल रात की घटना है, कल देर रात को ही स्थानीय छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के जो स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका फोन आया कि जो बाहर से हमारे मजदूर भाई प्रदेश में आए हुए हैं, जो अलग अलग जगह क्वारंटाइन सेंटरों में रुके हुए हैं, इन्हें दिशा निर्देश देना है। दिशा निर्देश यानी पहले तो उनको, उनका जो पलायन करके आए हुए हैं, काफी दहशत में भी लोग हैं, भय है अलग तरीके का। आप लोग आर्ट ऑफ लिविंग के लोग क्या इनको सहयोग कर सकते हैं? गुरु जी लगातार इस बात के लिए कह रहे हैं और हमारे बहुत साथी लगे हुए हैं। तो बोले आप लोग कितने लोगों की व्यवस्था कर सकते हैं? मैंने कहा कि 500 लोग तो बिल्कुल तत्काल, आप जब बोलिए। 500 हमारे साथी अलग अलग गांव में काउंसलिंग करके, आप जैसे बोलेंगे ऑनलाइन कहेंगे तो वहाँ के लोगों को ऑनलाइन हम नवचेतना शिविर के माध्यम से, या फिर कोई ज्यादा डिप्रेशन में है तो उससे जाकर के एक सोशल डिस्टेंसिंग बरतते हुए वहां पर जाकर लोग सेवाएं दे सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, और ताकि वो वापस उसमें ये असुरक्षा की भावना ना आ जाए कि मेरा काम छूट गया है, बाकी सभी तो जिंदगी तबाह हो गई। अवसर हैं, और गुरु जी बार बार कहते हैं कि जब इस संक्रमण काल होता है तो और बेहतर होकर के निखर के उभर के सामने आने का वो एक अवसर होता है। तो इस संक्रमण काल में जो भी हमारे ऐसे साथी हैं जो अलग अन्य प्रदेशों में काम करते थे, वापस आ गए हैं, उन सब से हमारा यही आग्रह होगा कि आप वायरट भी जरूर करें और देखें कि जीवन की दिशा और दशा दोनों कैसे बदल जाती है। एक सकारात्मक परिवर्तन और एक बहुआयामी परिवर्तन। वर्तमान समय में बहुत बदलाव हो रहे हैं, लोगों के जीवन जीने के तरीके में बदलाव हो रहे हैं। रहन सहन जो है, अभी कोरोना के चलते जो है लोगों का बहुत सारी चीज परिवर्तित होने वाला है, और ये हम लोग देख रहे हैं आने वाले समय में। और गुरुदेव हर अवसर में कुछ नयापन दे देते हैं हम लोगों को ब्लेस करके। ऐसे समय में हम आपसे एक प्रश्न करना चाह रहे हैं कि वाइल्ड की ट्रेनिंग में आप किन बदलावों को देख रहे हैं और उसके लिए आप क्या पहल करना चाहेंगे? पहला होता है जो हमारा कर्मयोग वाइल्डपी का जो और आश्रम का जो है भैया, हमारे जो एनईबी बोर्ड है उसके डायरेक्टर हैं, बहुत ही स्मार्ट थिंकिंग कहते हैं। जो बहुत बाद में सोचना है, हमारे टीम इससे हमें गर्व होता है कि पहले सोच के रखते हैं क्या करना है, और राइट टाइम सही समय पे सही निर्णय लेकर उसमें जो आवश्यक बदलाव करने हैं वो करने में बिल्कुल हमेशा गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के करते रहते हैं। तो वाईटीपी का जो वर्तमान का है, अब ऑनलाइन वाईटीपी शुरू हो चुके हैं, एक बहुत ही बढ़िया निर्णय रहा है। अब हमको इसमें स्किल डेवलपमेंट को थोड़ा सा और स्किल डेवलपमेंट को डालना होगा, ताकि अभी जो उनकी है मानसिक स्थितियां जो बदली हुई हैं वो स्किल्ड हो जाए। देखिए गुरु जी बार बार इस चीज को कहते हैं कि जापान में 97.5%, कोरिया में 97% लोग स्किल्ड हैं, लेकिन भारत में 3.5%, यानी जस्ट अपोजिट। तो हमको इस सब चीज सीखना होगा और सिखाना होगा कि हमारे जो युवा हैं वाईटीपी के माध्यम से कोर्स करें, और साथ में उनके अंदर जो हुनर है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई हुनर है, और गुरु कृपा से हर शिक्षक में या हर साधक में ये क्षमता है कि उनको उनसे मिलकर के उनकी क्षमता को जान सकता है। उसको पहचान करके कोर्स में ही हम लोग वाईटीपी में उनको पूरी तरह से पहले तो शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रूप से जो मजबूती है वो दे करके, और फिर उनको इस क्षमता को विकसित करने के लिए, ताकि रोजगार के क्षेत्र में हमारे वो भाई आगे बढ़ें और अपने जीवन को बेहतर कर सकें। तो और अपना जो वाईटीपी विंग है इसको कर भी रहा है। बहुत बहुत बढ़िया अजय भैया, आपने बताया कि वाईटीपी बदलाव हो रहा है, और हमें भी बड़ा हर्ष के साथ ये चीज लग रहा है कि आज युवाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं, सारी चिंताएं गुरुदेव ने ले ली है, और वो घर बैठे भी इस अवसर का लाभ ले सकते हैं। जी बिल्कुल, कि ऑनलाइन वाईटीपी से जुड़ सकते हैं जैसा आप बता रहे हैं। गुरु जी ने एक और बहुत बढ़िया
भैया हम सबके लिए, विशेषकर ग्रामवासियों के लिए किया हुआ है, शहर भी अब जुड़ गया इसमें। ये जो प्रोजेक्ट भारत एक परियोजना जो है आर्ट ऑफरिंग का, जिसमें ग्राम प्रतिनिधि बनना है, गुरु जी बहुत क्या कहेंगे, शब्द नहीं है, कुछ कहने पे लगता है कुछ शब्द अधूरे और सीमित हैं उन अर्थों को, उन भावार्थों को प्रकट करने में। जब ये हर गांव से 5 पंच प्रतिनिधि बन जाएंगे, पंच परमेश्वर या पंच देव भी जिनको गुरुजी बोलते हैं, जिनमें एक महिला होगी जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेंगी, गांव में एक बढ़िया वातावरण होगा, सबका सम्मान होगा, कोई व्यक्ति होगा जो बिल्कुल रचनात्मक होगा, सबके लिए रोजगार मूलक कामों के लिए काम करेगा, कोई शिक्षा के लिए काम करेंगे, कोई कृषि के लिए काम करेंगे, और ऐसे उत्साही लोग जो अपने धर्म की स्थापना के लिए काम करेंगे। ऐसे लोगों के साथ मिलकर के इन योजनाओं में जब हमारे युवा युवतियां जुड़ेंगी, अपने गांव के लिए कुछ करने का जब उन्हें जज्बा होगा, तो निश्चित रूप से हमारा देश पुनः उस शिखर पर होगा जहां कभी था। भैया ये YLTP जो है अपने देश की जो है शासन व्यवस्था में और सामाजिक समानता में परिवर्तन लाने में कैसे मददगार है? बहुत बढ़िया प्रश्न बालकृष्ण भैया। देखिए YLTP की स्थापना कैसे हुई, जब इस प्रश्न के पीछे जाते हैं तो बातें आती हैं 1997-98 की, जब 13 दिन की सरकार, 11 महीने की सरकार, ऐसे कुछ घटनाएं बार होती थी, बार हो रही थी, यानी काफी राजनीतिक अनिश्चितता का वातावरण पूरे राष्ट्र में था। ऐसे समय गुरुजी ने YLTP की स्थापना किया कि हमारे जो लोग हैं उनमें लीडरशिप के गुण उत्पन्न हो। देखिए जब तक नेतृत्व की भावना नहीं होगी, नेतृत्व कहते हैं कि सिर्फ जो राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर या ग्राम स्तर पर जो नेता हुई, हर व्यक्ति जब खुद ही एक लीडर नहीं होगा, खुद को लीड नहीं कर सकेगा, अगर मैं अपने आप का नेतृत्व नहीं कर सकूंगा तो किसी और के लिए क्या काम करूंगा। हर व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की भावना हो, तो सामाजिक, आध्यात्मिक, प्रशासनिक या राजनीतिक जिस भी क्षेत्र में वो चाहे, एक ऐसे लीडरशिप की भावना उसके अंदर विकसित हो जो दिव्य समाज का निर्माण कर सके। उसमें जाति, वर्ग, अमीर गरीबी का या और भी किसी तरह की कुरीतियां हैं, मैं कह सकता हूं, उनको बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए समभाव से सबके बीच में काम कर सके, ऐसे लोग निकले और राजनीतिक क्षेत्र में आए। और मुझे गर्व भी है कि हमारे प्रदेश से पहली युवाचार्य जो थी, जो मंत्री बनी, लता उसेंडी जी, जो YLTP से थी, YLTP से। और हमारे बहुत से साथी बहुत बड़ी संख्या में, अभी 1 वर्ष पहले यहाँ सरपंच ग्राम पंचायत चुनाव हुए हैं, बड़ी संख्या में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य चुन के ऐसे लोग आए हुए हैं। बिल्कुल युवाओं ने पंचायती राज पर मैं कहूं कि बिल्कुल आधिपत्य जमा लिया है। तो उनमें से जितने लोग कोर्स नहीं किए हुए हैं, अब हमारा लक्ष्य है कि उन सब भाइयों को भी कोर्स करना है, ताकि ये अपनी जिम्मेदारियों को समझें, एक बेहतर नेतृत्व अपने गांव को, अपने जनपद को और अपने जिला को दें, और भविष्य में जब विधायक, सांसद या किसी और अन्य पदों पर वो आगे बढ़ेंगे, देश को ऐसा आध्यात्मिक नेतृत्व मिल सके तो सबके कल्याण के लिए काम करे, सर्वहारा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये गुरुजी इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के YLTP का गठन हुआ, और जो नेतृत्व के गुण हैं उन्हें विकसित करके एक परिवार, कौन सा परिवार मजबूत रहता है, जिस परिवार का मुखिया मजबूत, वो परिवार इकट्ठा। वर्तमान में परिवार में बहुत दुर्भाग्य से टूटन की स्थिति आ रही है, टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं, पाश्चात्य की संस्कृति सभ्यता घुसती जा रही है। कारण इसमें कहीं न कहीं परिवार का मुखिया का कमजोर होना है। अगर नेतृत्व बेहतर होगा परिवार का तो संभव है सब संयुक्त रूप से रहेंगे। तो ये ठीक है, विस्तार होने पर अलग अलग होने का भी एक है, उसमें तो बिल्कुल संभव नहीं है कि एक छोटे से मकान में 100 लोग रह सकते हो, इसके लिए बड़ा चाहिए, नहीं है तो कहीं और बनेगा। लेकिन जो आत्मिका है, वो लीडर अगर मजबूत होगा, लोग कहीं भी रहेंगे, वो अपनापन बना रहेगा, वो बिलोंगिंगनेस बना रहेगा। तो लीडरशिप के जो गुण हैं उनको विकसित करने के लिए एक जो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वो है YLTP, कि हम यहाँ पर आकर के अपने कैसे हम एक शुरुआत अपने अनुशासन से, फिर ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से, सबको लेकर चलने से, और बाकी जो भी अच्छे जितने गुण हैं
उन सब गुण सब अपने भीतर ही हैं। गुरु जी बोलते हैं ना, बीज रूप में सब कुछ है, सब कुछ बीज रूप में है। अगर उसे समय पे खाद, पानी, हवा, प्रकाश सब कुछ मिलेगा तो बढ़ेगा और विशाल वृक्ष बन जाएगा, अन्यथा वो बीज वहीं पर अपनी क्षमता को खो बैठेगा। ये YLTP वो प्लेटफॉर्म है जहां पर उस बीज को बेहतर अंकुरण और आगे चल करके पल्लवित, पुष्पित और फलित होने का अगर सबसे बेहतरीन कोई मेरी नजरों में जगह है तो वो है YLTP। बहुत बढ़िया भैया। बीज की आपने बात की तो हमें स्मरण आया कि आपने किसानों के साथ भी और किसानों में युवा किसानों के साथ भी आपने काफी काम किया है जी, तो उनका कुछ अनुभव साझा करें। भैया ये भी कहानी बिहार से शुरू होती है। अरे वाह। अब बिहार में एक बढ़िया जगह है, बढ़िया बाट, वर्तमान जो मुख्यमंत्री वहां के हैं उसी क्षेत्र से हैं। तो वहां पर हम लोगों की एक सेवा लगी। वहां पर भैया इजराइल की कंपनी, गांव में, छोटे से गांव में भैया इजराइल की कंपनी अपना दुकान खोल के रखी है। वहां किसी भी किसान के पास न्यूनतम 80-90 एकड़ जमीन है और अधिकतम 1200 एकड़ जमीन भी एक किसान के पास है, और पूरा पेस्टिसाइड के सब कुछ। इतना देखकर बहुत दुख लगता था, किसान इतने क्या कमाई कर रहे हैं लेकिन सब जहरीली चीजों को अपने खेतों में डाल रहे हैं। तो वहीं से इस कहानी की शुरुआत हुई भैया। वहां पर सेवा का मौका मिला। हुआ कि यहाँ पर अब बदलाव लेके आना है, साथियों का सब सहयोग लेकर करना है। और फिर वहां पर जीरो बजट फार्मिंग का प्रशिक्षण का आयोजन हम लोगों ने सब ने मिलकर किया, प्रशिक्षण हुआ। और फिर धीरे धीरे करते हुए हम लोग उसमें प्रशिक्षण लिए। आगे चल करके गुरु जी की कृपा से हम लोग उसमें शिक्षक भी बने और फिर अपने अंचल में प्रारंभ किए इन सब चीजों का विस्तार। सबसे जो मुख्य चीज था इसमें, चलिए खाद बनाना और औषधि बनाना तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। मुख्य चीज इसमें था भैया जो है देसी बीज। देसी बीज, और हमारा चूंकि ट्रैवल बेल्ट है, गुरु कृपा से देसी गाय भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं और देसी बीज भी बहुत बड़ी संख्या में है। हालांकि जो मल्टीनेशनल कंपनियों के जो दलाल हैं वो गांव गांव घूम घूम करके उनसे देसी बीज इकट्ठा करके और उनको नष्ट करने का भी काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने बीज बैंक का भी, देसी बीज बैंक का भी स्थापना किया और सब जगह से देसी बीज इकट्ठा करना शुरू किए हैं और उसको दूसरे किसानों को दे करके, और बदले में हमको कुछ पैसा चाहिए नहीं। हम लोगों का यह है कि आप इसमें जितना लेके जाएंगे उसका 10 गुना आपको हमको बीज देना होगा, यानी समान वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु ही। और ये प्रारंभ हुआ गया और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर कई किसानों ने इसको आत्मसात किया है और क्योंकि बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल तो हुई नहीं है, लेकिन गुरु जी की कृपा से बहुत ही जल्दी हम लोग, क्योंकि यहाँ मॉडल विलेज बनाने का भी एक योजना YLTP के माध्यम से चल रहा है भैया। हम लोग 38 गांवों को आदर्श गांव बनाने का काम प्रारंभ कर चुके हैं। इन सभी गांव में हम लोग मॉडल फार्म जो है अपना श्री श्री प्राकृतिक कृषि का स्थापित करने जा रहे हैं। शीघ्र ही वहां पर स्थापित हो जाएगा और इसके माध्यम से पूरे इस सरगुजा अंचल ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक बेहतर संदेश जा पाएगा। कृषि विभाग के साथ या कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर के हमने इन कार्यक्रमों का आयोजन किया है कि किस प्रकार प्राकृतिक कृषि के माध्यम से बेहतर कृषि हो सकती है। आपके छत्तीसगढ़ में ही बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट है, किसान के बारे में हम भी जानते हैं, मनीष श्रीवास्तव जी हैं। हाँ। 4 एकड़ से शुरुआत करके आज 40 एकड़ में कर रहे हैं और उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे पुरस्कार मिला है। नो डाउट ऐसे युवा प्रेरणाप्रद हैं और आपने बीज बैंक के लिए काफी काम किया है। इसी के साथ हमारा एक प्रश्न है कि आपके माध्यम से गवर्नमेंट ने आपके इन कामों से प्रभावित होके कुछ MOU भी साइन हुए हैं, जैसे हमारी जानकारी में है। देखिए भैया, एक तो आर्ट ऑफ लिविंग का नाम और गुरु जी का साथ नाम, जहां जाने पर तत्काल जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग है, जो कुछ करना चाहते हैं बड़ा बड़ा, तो तत्काल लपक के लेते हैं भैया, हाथों हाथ लेकर के आर्ट ऑफ लिविंग को आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं भैया कि सबसे पहले चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और सरकार की योजनाएं हैं तो कई जगह वो योजनाएं संचालित हो नहीं पाती हैं। तो अभी शौचालय बनाने का योजना जो नया आया कि पक्के के शौचालय बने, तो फिलहाल का है, ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ये प्रारंभ हुआ। फिर उसके पहले भी शौचालय बनाने का काम चल रहा था और सिर्फ ट्राइबल ब्लॉकों में जहाँ पर आदिवासी हैं
तो तत्कालीन समय की जो सहायक संभाग आयुक्त मैडम थी, वो गुरु कृपा से गुरु जी की भक्त थी। उन्होंने सभी शहर के एनजीओ को बुलाया, सबसे बातें की कि हमको काम करना है, गांव-गांव में शौचालय बनाना है, हमारे सरकारी मिशनरी वहां पर सफल हो नहीं पा रही है, आप लोगों को सहयोग चाहिए। सबको अलग-अलग गांव मिलते गए। हम लोग को मैडम बोली नहीं थी। मैंने बोला मैडम आर्ट ऑफ लिविंग, बोली प्लीज वेट, थोड़ा रुकिए। फिर बाकी लोगों को दे दी। मैं बोला मैडम, बोले रुकिए तिवारी जी, जो मोस्ट वर्स्ट विलेज होगा हम सिर्फ उसी को आपको देंगे। मैं खुश भी हुआ और समझे कि वाह मैडम ऐसा क्यों बोल रही हैं। फिर सब होने के बाद आखिर में मैडम ने हमको चुन करके 8 ऐसे घोर नक्सली गांव दिए जहां पर कि कोई सरकारी कार्यक्रम और सीधे विरोध करते हो नहीं पाता है। तो वहां पर उनका कहा कि आप यहाँ पर हो नहीं पा रहा है और हमको विश्वास है आपके गुरु जी पर, आप लोग वहां जाएंगे और निश्चित रूप से ये काम होगा। बिल्कुल मैडम होगा। बोले हम क्या कर सकते हैं। मैडम एक वाईटीपी हमारा चल रहा है और देखिए गुरु कृपा भी है, वाईटीपी का दूसरा दिन था। मैंने कहा मैडम एक वाईटीपी हमारा चल रहा है, सरगवा में हो रहा है, आप बस एक बस वहां भिजवा दीजिए और वहां पर कहीं रुकने की व्यवस्था करवा दीजिए जहां हमारा रात में कोर्स हुआ करेगा और दिन में हम लोग सेवा करेंगे। सवेरे बस लग गई, हमारे पूरे साथी हम लोग सब लोग चले गए वहां और जो शेष 6 दिन थे उसके हमने उस कोर्स को बढ़ा करके 10 दिन का कर दिया। और क्योंकि दिन का पूरा समय सेवा में, रात को भी कुछ घंटे वाईटीपी तो करते हुए 7 गांव में, आपको विश्वास नहीं होगा बालकृष्ण भैया, 7 गांव में 8 या 9 दिन के अंदर ही 100% घरों में खुद गए प्लिंथ न्यू और बनाना भी शुरू किए। कारण हमारे सब साथी लोग जाते थे, अलग अलग गांव डिस्ट्रीब्यूट हो गए सबको कि आप इस गांव जाना है, जो नहीं शुरू किया है उसके यहाँ खुद फावड़ा लेकर के शुरू करना है। आर्ट ऑफ लिविंग, वाईटीपी, कर्म योग शुरू खुद को करना है और इसके बाद उनको प्रेरणा मिलेगी और आगे बढ़ेंगे। उनसे प्रेम से बात करना है, उनका दिल जीतना है और उस गांव में जो भी ऐसे तत्व हैं जो ऐसी चीजों का विरोध करते हैं उनसे मिलने का काम हम लोग करते थे। उन सब भाइयों से जाकर के कि भैया हम आपके गांव में कर रहे हैं, आपका सहयोग चाहिए, चलिए आपके हाथ से उसको शुरुआत करना है, आप पहला फावड़ा वहां चलाएंगे। ऐसे लेकर के उनका जो आक्रोश था भैया उसको हमने एक उत्साह में बदल दिया। उन्होंने ही प्रारंभ करके और फिर सारे गांव हुए। आसाम के गुवाहाटी में वो सारे सरपंच पुरस्कृत हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के यहाँ। इस प्रकार कई योजनाएं हैं भैया जिसमें स्थानीय जिला प्रशासन के साथ आर्ट ऑफ लिविंग मिलकर के लगातार काम करते रहता है। आप सुने होंगे अभी हाल में स्वच्छ शहरों का रैंकिंग जारी हुआ है शहरी विकास मंत्रालय केंद्रीय सरकार के द्वारा। उसमें हमारा जो सरगुजा अंचल का संभागीय मुख्यालय है वो पुणे से बोलना चाहूँ कि तीसरी बार है, 3 बार में 2 बार नंबर 1 पे रहा है। इसके पीछे कारण है, कारण ये है इसमें जो वही तत्कालीन उपायुक्त महोदया उनके माध्यम से तब से ही वो बीज यहाँ बोए गए, डाले गए लोगों में कि अपने सजगता हो। और उनके अगले कार्यकाल जो एक एज ए डीएम यहाँ पे आई तब उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के हम सबका पुनः सहयोग लिया और इसको प्रारंभ किया। जितनी भी यहाँ पर स्वच्छता दीदियां हैं उनको अलग से प्रशिक्षण का काम, जितनी स्वच्छता दीदी की सुपरवाइजर हैं उन सब लोगों को हम लोगों ने पहले कंप्यूटर का प्रशिक्षण जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग के क्लासेस हम लोगों ने उनको सामान्य सारी चीजें बता करके सुदर्शन क्या करवाया उन सबको और उनको जोड़ करके ताकि वो जो सेवा कर रही हैं इसमें वो समझे कि ये हमारा एक बहुत बड़ा जीवन का मौका मिला हुआ है हमको कुछ करने का। तो सरकार के साथ मिलकर के भैया बहुत सी योजनाओं में हम लोग साथ होते हैं। और सरकार यानी क्या भैया, सरकार यानी हम सब ही, वहां पर व्यक्ति कोई भी हो है पूरा देश अपना। और गुरु जी देखते हैं, गुरु जी जैसा गुरु जी की अनुयायी जिनके हैं भैया तो करना तो वैसा ही है। बहुत बढ़िया है भैया। आपने शुरुआत एक युवाचार से की और आज आप अपने स्टेट काउंसिल मेंबर हैं कर्मयोग के और आपको बेस्ट स्टेट काउंसिल मेंबर के रूप में सम्मानित भी किया गया है। तो आज बहुत सारे युवाचार, बहुत सारे रूरल टीचर्स अपने बहुत सारे ऐसे फेसबुक के युवा हैं जो ये कार्यक्रम को देख रहे होंगे। तो जब आपको सम्मानित किया गया था तो वो पल आपके साथ कैसे रहे, क्या उसका अनुभव साझा करना चाहिए? निश्चित रूप से
सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सभी मेरे साथियों के लिए वो गर्व का दिन था, गर्व का क्षण था, क्योंकि ये अजय तिवारी की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, एक पूरे छत्तीसगढ़ के जितने कर्मयोगी हमारे साथी हैं, युवाचार्य हैं, सेवाचार्य हैं, शिक्षक गण हैं, साथ ही वो अनेकानेक साधक गण, स्वयंसेवक साथी, उन सब लोगों के मिल का जो वर्क रहा है, टीम वर्क रहा है, उसको हमारे एनईबी द्वारा और देवती भैया द्वारा ये सम्मान दिया गया। गुरु जी की विशेष कृपा निश्चित रूप से 2017-18 में तो 3 अन्य राज्यों के साथ ये पुरस्कार संयुक्त रूप से हासिल हुआ, और वर्ष 2018-19 का ये व्यक्तिगत पुरस्कार गुरु कृपा से लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से ये देखिए, इन सब पीछे जो है ना बालकृष्ण भैया, वो है निरंतरता, निरंतरता और सम्मान के नहीं, आप सेवा करेंगे निश्चित रूप से प्रतिफल है, हर चीज का प्रतिफल है, अच्छा काम में उसका भी है, कुछ गलत करेंगे तो उसका भी है, हर चीज का, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। तो अच्छा, हम भाग्यशाली हैं कि एक कर्मयोगी ग्रुप में, एक युवाचार्य ग्रुप में इतने बढ़िया टीम के साथ, इतने अच्छे लोगों के साथ, जरूरी कि हमेशा एज ए लीडर, कैप्टन नहीं, हम टीम के मेंबर ग्रुप में भी वही काम करते हैं, जब लीड करने को मिलेगा तभी वही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि जब लीड करना है तो सिर्फ लीड करना है, आदेश देना है, नहीं, तब भी वही काम सबसे फर्स्ट, पहले शुरुआत खुद से, ये निरंतर रही है भैया। और तो ये जो सम्मान मिला, ये पूरे हमारे प्रदेश के जितने भी कर्मयोग के साथी हैं, इन सब का सम्मान। ये आपका बड़कपन है, ये अपने पूरी टीम को, ये कहते हैं एक लीडर की एक अच्छी पहचान है कि वो अपना श्रेय भी अपने साथियों के साथ साझा करता है और उनके साथ बांटता है। जैसा कि देखा है कि युवाओं, गुरुदेव का कहते हैं कि हमें धर्म की स्थापना करनी है, पुनः धर्म की स्थापना करनी है। तो अपने बहुत सारे ऐसे VDS ट्रस्ट के द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो क्या इस पे भी छत्तीसगढ़ के लोग, क्योंकि ट्राइबल एरिया है और वहाँ पे इस तरह के काम क्या संचालित हुए, या उनका कुछ अनुभव? बहुत कम समय में हम चाहेंगे, कम शब्दों में आप इसको साझा करें। ये जो वैदिक धर्म संस्थान का अपना जो कार्यक्रम है, मुझे बहुत गर्व है, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने अंचल में चल रहा है। विशेषकर जो श्रावण में जो रुद्र पूजा हुआ करते हैं भैया, यहाँ पर हम लोग कई जगह पंडित जी लोगों को, स्वामी जी लोगों को नहीं ले आ पाते हैं, समय अभाव की वजह से ऐसी स्थितियां उत्पन्न रहती हैं, कई बार लगातार चल रहा है। और अभी एक बताऊं कि विगत 3 माह से प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ सामूहिक रूप से हो रहा है। अब जब लॉकडाउन हो गया तो ऑनलाइन भी चल रहा है भैया, उसमें प्रदेश के अलग अलग कोने से अब तो लोग जुड़ रहे हैं। और धर्म की स्थापना के समय भैया कि देखिए, यहाँ लोग बहुत भोले भाले हैं, बरगलाए गए हैं कभी कुछ तत्वों से, तो अपने जड़ों से कुछ लोग दूर भी जा चुके हैं। ऐसे पैसे उनके बीच में जो अपने मूल से दूर न हो जाएं, और जड़ से दूर होंगे तो उखड़ जाएंगे या उखाड़ दिए जाएंगे, और जो भूमिका है तो वापस जुड़े अपने जड़ से, अपने धर्म को समझें, धर्म के मर्म को समझें, और धर्म के साथ धर्म का जो और विशालता, जो गहराई है, अध्यात्म। तो आर्ट ऑफरिंग के माध्यम से और वैदिक धर्म संस्थान के विभिन्न पूजा पाठ, हवन, यज्ञ इत्यादि के माध्यम से ये कार्य बहुत बढ़िया से चल रहा है और निरंतर ही आगे बढ़ने वाला है। अरे भैया, आपके साथ बात करते हुए समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और जैसा कि चौपाल में आपसे अंतिम प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि आज जो हमारे जो देखने वाले हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए दर्शक हैं, जो टीचर्स हैं, युवा हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? आने वाले समय में बहुत सारे लोग ये लाइव वीडियो को बाद में भी देखेंगे, तो सभी के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? बस मेरा सभी युवाओं साथियों से, युवकों युवतियों सबसे आग्रह है, स्वर्णिम अवसर, न जाने कितने युगों के बाद ये अवसर मिला है जब साक्षात भगवान के साथ काम करने का हमको मौका मिला हुआ। प्लीज मत चुकिए, प्लीज मत चुकिए। अपने छोटे मोटे चूंकि किंतु लेकिन परंतु को ऐसे इतने बड़े मौके को मत गवाइए और निरंतरता लेके आइए। अगर आपने कोर्स किया है पहले, किसी कारणवश आप
आगे उसको नियंत्रण नहीं रख पाए, कोई बात नहीं, अब आ जाइए और वापस लग करके अपनी क्षमताओं का अपने राष्ट्र स्वयं के विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए, अपने गांव समाज और पूरी दुनिया के विकास के लिए आप हम सबको ये मौका मिला हुआ है। तो किसी भी हाल में अवसर गंवाइए मत। आइए हम सब मिलकर के गुरु जी के आशीर्वाद से और इतने बड़े विश्व के सबसे बड़े परिवार के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलकर के आगे बढ़ें और अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाएं। इस जीवन का कोई एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, छोटे मोटे चीजों में उसको उलझा करके अपने जीवन को नष्ट नहीं कर देना है। एक बड़ा लक्ष्य है हम सबके को मानव जीवन मिलना, न जाने कितने योनियों में भटकने के बाद। आज ही गुरु जी एक ध्यान करा थे मार्गदर्शन दिया, उसमें बहुत बढ़िया बात है, मतलब उसमें हंसी भी आती। गुरु जी बोले कि जो त्वचा है ये भी आपका वस्त्र है। त्वचा जो है वो भी वस्त्र है शरीर का, और अंदर के जो है वो उपवस्त्र है। तो ये जो ऊपर वाला वस्त्र है न जाने कितने योनियों के बाद पहनने का मौका मिला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसे पहन करके एक सभ्य समाज के रूप में, एक शिक्षित समाज के रूप में, एक जागरूक लोगों के रूप में अपने माता पिता परिवार, अपने परिजनों के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने थोड़ा समय दान दें, करें। और बिल्कुल ये ऐसा नहीं कि आपको पलायन करना है अपने घर से, आप अपने घर के सारे कामों को करते हुए व्यक्ति विकास से राष्ट्र विकास, आपके विकास से ही पूरे राष्ट्र का विकास जुड़ा हुआ है। आपकी सक्रियता राष्ट्र की सक्रियता है, आपकी निष्क्रियता राष्ट्र की निष्क्रियता है। तो हम दोनों ही स्थिति में कहीं न कहीं से प्रभावित करते हैं। अगर कोई सकारात्मक बदलाव आ रहा है तो हम उसके लिए उत्तरदायी हैं, अगर नकारात्मकता कुछ भी है कहीं न कहीं हम जवाबदार हैं। क्यों ना अच्छे कामों को करके इस जीवन को भी सफल कर सकें और जीवन को बेहतर तरीके से मस्ती के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ। समय के सीमा को देखते हुए हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे भैया आपको कि आपसे बात करके हमारे अंदर भी एक जोश, उमंग, उत्साह बना और आपके साथ समय ऐसे बीता जैसे आनंद के पल। कहते हैं ना गुरुदेव की जब आनंद का पल होता है और गुरु की बात होती है तो फिर वो अद्भुत क्षण होते हैं, समय का भान नहीं रहता है और हम समय से आगे बढ़ रहे हैं। और कल जो है अपने पश्चिम बंगाल के राम कुमार लांबा जी, उनके साथ चौपाल कार्यक्रम में उनके अनुभवों के साथ हम सब लोग उपस्थित होंगे। आज के कार्यक्रम में हम जितने भी कर्मयोग समागम की टीम है जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने अपने जो दर्शक हैं जो अभी जुड़े हुए हैं लाइव हमारे साथ, जो बाद में भी जुड़ेंगे, उन सभी दर्शकों को, सभी लोगों को हम बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये अवसर दिया है। और हम ये चाहेंगे कि ये जो है अपने फेसबुक पे सभी लोग शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के जीवन में ये प्रेरणा का मार्ग बने और किसी न किसी रूप में उसको अपने देश के, अपने समाज के अंदर परिवर्तन लाने में एक मील का पत्थर के रूप में भागीदार होने का अवसर उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बालकिशन भैया, आपने मौका दिया और एनएबी टीम का, कर्मयोग YTP प्रकोष्ठ का और उन सभी दर्शक बंधुओं से, साथियों से सबसे आग्रह है बिल्कुल लगे रहें और आप सबने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता उपस्थित दी, इसके लिए आप सभी धन्यवाद। और सभी देखने वाले युवाओं को हम एक सूचना भी देना चाहेंगे कि 15 तारीख से, अपने 15 जून से ऑनलाइन YLTP प्रोग्राम होने जा रहा है। आप उससे जुड़ सकते हैं। अपने जीवन में बदलाव का सिर्फ एक कदम उठाने की जरूरत है। एक कदम रखने से जीवन कहां से कहां पहुंच सकता है। बस एक कदम आप पहल करें आर्ट ऑफ लिविंग के साथ, कर्मयोग समागम के साथ। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।